Good morning, student. I am Yes. audible. Yes, sir. Good morning, sir. Good गुड morning. मॉर्निंग सर। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जिससे कि अगर कल किसी क्लास डिस्टर्ब हुई भी हो तो वो कवर हो जाएगी। कल हम पढ़ रहे थे वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। नो लोड पर ट्रांसफार्मर की हम वर्किंग देख रहे थे। और जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है उस कंडीशन में लोड तो करंट की डिमांड नहीं करेगा सोर्स से किसी भी प्रकार से। तो जब मैं सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने V1 सप्लाई प्रोवाइड की है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, उस कंडीशन में ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए करंट की डिमांड करेगा। और जिस करंट की डिमांड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसे मैं मैग्नेटाइजिंग करंट बोलता हूँ। तो मैंने यहाँ मैग्नेटाइजिंग करंट लिख दिया कि द करंट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो कंडक्टर यूज हुआ है उसके अक्रॉस, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि एयर गैप में न जाकर इस कोर से पास होता है। तो क्यों ये कोर से पास होता है? क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है और ये कोर जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में बहुत कम रिलक्टेंस प्रोड्यूस करती है, इसलिए मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में से पास होना प्रेफर करता है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंटायर कोर में एक समान फ्लो होता है, एक समान पास होता है। तो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इन द इंटायर कोर। जब सेम मैग्नेटिक फ्लक्स है इंटायर कोर में, तो एक टर्न से जितना फ्लक्स यहाँ पास हो रहा है उतने यहाँ से भी पास होगा, उतने यहाँ से भी पास होगा और उतने यहाँ से भी पास होगा। इस टर्न से भी उतना ही फ्लक्स पास होगा जितना कि इस टर्न से पास हो रहा है, इस टर्न से भी उतना ही फ्लक्स पास होगा जितना यहाँ से पास हो रहा है। तो एक टर्न पे जितना वोल्टेज प्राइमरी साइड में है उतना ही वोल्टेज सेकेंडरी साइड में भी है। अगर इस टर्न पे 2 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ भी 2 वोल्ट प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट प्रोड्यूस होगा और इस साइड भी। तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन मैंने निकाला? इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि वोल्टेज पर टर्न तो सेम ही है, एक टर्न पे सेम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है चाहे किसी भी साइड हो। तो यदि मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज अगर मुझे ज्यादा करना है तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि नंबर वोल्टेज पर टर्न तो सेम ही है चाहे वो किसी भी साइड का हो। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी साइड। तो मुझे अगर वोल्टेज कम चाहिए तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स कम कनेक्ट करूंगा, इसलिए N2 लेस देन N1। यही है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कल। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज किस नेचर का है? साइनसोइडल नेचर का है, इसलिए जो करंट फ्लो होगा ये भी साइनसोइडल नेचर का रहेगा। तो ये करंट को मैं अभी IT मान रहा हूँ, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए अभी फिलहाल मैंने इसे IT नाम दिया है। तो जब मैंने इसे IT नाम दिया है उस कंडीशन में IT इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। मैंने आपको बताया था कि साइनसोइडल इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हो, IT इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। और मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आप रिमेंबर रखिए, याद रखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट बोथ रिमेन्स इन सेम फेज। और कैसे एक्सप्रेस करोगे? ये देखो, करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों सेम फेज में रहते हैं, ऐसे आप एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि हमें पता है कि जब कंडक्टर में करंट का फ्लो करवाते हैं तभी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इसलिए करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों सेम फेज में होते हैं। तो जब करंट की इक्वेशन को मैं IT इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन को phi m साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ। देखो माइकल फेराडे ने क्या बताया था? माइकल फेराडे ने एक EMF का फार्मूला बताया था, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो जब मुझे प्राइमरी वाइंडिंग का EMF चाहिए तो N की प्लेस पे N1 आ जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंटायर कोर में एक ही जैसा है, तो बस N की प्लेस पे N1 आ गया और phi की प्लेस पर phi m साइन ओमेगा टी मैंने पुट कर दिया। फिर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, माइनस N1 phi m कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का मैंने डिफरेंशिएट किया तो वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। फिर कॉस थीटा की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा होती है, तो मैंने इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन 90 माइनस ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा। तो फिर मैंने कंपैरिजन किया, देखो ये ओमेगा टी माइनस 0 है, ये मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? phi m साइन ओमेगा टी। अगर मैं -0 कर दूं इसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए,
ओमेगा टी माइनस जीरो, तो जो ईएमएफ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा। ये जो ईएमएफ हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 90, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के कंपैरिजन में जो ईएमएफ है ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो फिर मैंने यहाँ ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया आपको कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया। क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स को रेफरेंस लिया मैंने, क्योंकि पूरी कोर में एक जैसा फ्लक्स फ्लो हो रहा है, पूरी कोर में एक जैसा फ्लक्स फ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स के कंपैरिजन में ईएमएफ जो है ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो मैंने एरो का साइन फ्लक्स के ऊपर बना दिया जो ये शो कर रहा है कि वो लीड कर रहा है, और टेल मैंने ईएमएफ के ऊपर बना दी, क्योंकि डेरिवेशन से भी ये प्रूफ हो रहा है। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ चाहिए, तो फिर मैं फैराडे के इसी लॉ का यूज करूंगा, बस एन की प्लेस पे एन टू पुट कर दूंगा, इसलिए डेरिवेशन सब कुछ पूरा एज इट इज आएगा। एन की प्लेस पे एन टू, एन की प्लेस पे एन टू, एन की प्लेस पे एन टू, तो बस एन वन की प्लेस पे एन टू रख दूंगा, बाकी पूरा एज इट इज। तो ईएमएफ ई वन और ई टू दोनों फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे चलेगी। क्यों पीछे चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही फ्लक्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों ईएमएफ एक ही फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए दोनों 90 डिग्री पीछे चल रहे हैं। ठीक है, और ई1 और ई2 की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा कि किस साइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो ई1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो ई2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने ये जो ईएमएफ की इक्वेशन निकली थी, यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी, जो साइन का कोफिशिएंट होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती, तो यहाँ से मैंने आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट की थी कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू होती है। तो E1 आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी 4.44 एफ इंटू एन वन। ठीक है, 2 पाई अपॉन रूट टू 4.44 होता है, 5m एफ n1 ये यहाँ लिख दिया मैंने। फिर E2 आरएमएस चाहिए मुझे, E2 की आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो E2 की मैक्सिमम वैल्यू, साइन का जो कोफिशिएंट है ये मैक्सिमम वैल्यू है, और इस मैक्सिमम वैल्यू को रूट टू से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आरएमएस वैल्यू आ गई। मैक्सिमम वैल्यू को रूट टू से डिवाइड कर दिया तो आरएमएस वैल्यू आ गई मेरे पास। तो ये हमने देखा था कल की क्लास में, इतना देखा था हमने। और ईएमएफ की जो इक्वेशन है ये है, और E2 की जो इक्वेशन है ये है। तो मैंने जब N1 को डिनोमिनेटर में लेकर आया तो E1 अपॉन N1 की वैल्यू इतनी आ गई, जब N2 को डिनोमिनेटर में लेकर आया तो E2 अपॉन N2 की वैल्यू इतनी आ गई। तो यहाँ पर आप देखो प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ पर टर्न, देखो इस ईएमएफ की यूनिट क्या है, वोल्ट, और N1 की यूनिट क्या है, टर्न, तो वोल्ट पर टर्न, तो वोल्टेज पर टर्न कितना आ गया 4.44 एफ, 5 एफ, और यहाँ भी E2 अपॉन N2 की वैल्यू आ गई 4.44 एफ। तो क्या समझ में आया मुझे कि प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ पर टर्न उतना ही होगा जितना सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ पर टर्न होगा। तो वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ समझाया था, उधर गया, हाँ यहाँ पर समझाया था मैंने आपको। देखो एक टर्न पे जितना फ्लक्स यहाँ पर पास हो रहा है उतना यहाँ भी पास हो रहा है, उतना यहाँ भी पास हो रहा है, और वही मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है वहां पर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। चलो मुझे कौन वर्किंग समझाएगा इसकी, ईएमएफ इंड्यूस होते तक, ऋषु समझाओगी। यस सर। चलो सर आप ट्राई करो, स्लाइड दिखाएंगे तो समझा देंगे। बस ज्यादा नहीं समझाना है, बस थोड़ा सा इतना समझा दो यहाँ तक। चलो एक बार मैं बता हाँ रहा हूँ सर फिर ये तुम बता। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं वर्किंग ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर पढ़ रहा हूँ एट नो लोड। जब मैं ट्रांसफार्मर की आइडल ट्रांसफार्मर की नो लोड पर वर्किंग देख रहा हूँ तो लोड तो कनेक्ट नहीं है। जब लोड कनेक्ट नहीं है उस कंडीशन में लोड तो किसी भी प्रकार के करंट की डिमांड नहीं करेगा, लेकिन जो ट्रांसफार्मर की कोर है ये अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए करंट की डिमांड करेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जिस करंट की डिमांड ट्रांसफार्मर की कोर करती है उसे ही हम मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। तो इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होने लग गया। तो जब मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होने लगा तो जब इस प्राइमरी वाइंडिंग में जब करंट फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो एयर गैप में चली जाएगी या तो ये ट्रांसफार्मर की कोर से होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग में चली जाएगी। तो मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कौन सा पाथ प्रेफर करेगा, ये कोर वाला पाथ प्रेफर करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। परमिएबिलिटी क्या होती है ये समझा दो कि परमिएबिलिटी किसी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी होती है जो ये बताती है कि वो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स अलाउ करेगा अपने अंदर से। जो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स अलाउ करेगा उसकी परमिएबिलिटी उतनी अच्छी, इसलिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर से होता हुआ
सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगा। अब जैसे कि वोल्टेज के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ, इसलिए वोल्टेज साइनोसॉइडल नेचर का है, इसलिए करंट भी साइनोसॉइडल नेचर का है। और जब करंट साइनोसॉइडल नेचर का है तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी साइनोसॉइडल नेचर का है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये वेरिंग है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलो ट्राई करो। ये सर बताएं। हाँ बिल्कुल, चालू करो। सर अभी हम लोग पढ़ रहे थे वर्किंग ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, मतलब कि जो हम लोग को ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करा गया है उसमें कोई भी लोड लगा हुआ नहीं है। तो जब कोई लोड नहीं लगा हुआ है तो उसमें कोई करंट पास नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो उसके वजह से जो टर्निंग होगा उसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कोर से पास करेगा, क्योंकि उसका परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। और परमिएबिलिटी एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि अपने से बहुत ज़्यादा फ्लक्स को पास करने में अलाउ करता है। तो सर यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा और सारे टर्निंग में फिर यहाँ से इक्वल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मेरा मतलब जो टर्निंग लेफ्ट में में टर्न है, टर्निंग, हाँ सर, टर्निंग में जो होता है वो टर्निंग में इक्वल नहीं ईएमएफ टर्न में, प्रोड्यूस होगा। बच्चे बच्चे टर्न में, इसको टर्निंग नहीं हाँ बोलते, सर, टर्न टर्न बोलेंगे ना। और टर्न मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है, योग्यता, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। मटेरियल की जो परमीएबिलिटी है वो मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है जो ये बताती है कि वो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स अपने अंदर से अलाउ करेगा। ठीक है, और जो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स अलाउ करेगा उसकी परमीएबिलिटी उतनी हाई है। ठीक है बच्चे, चलो तुम अभी रहने यस दो, कोई कौन बताएगा और? सर। हाँ बताओ आदित्य। सर हाँ पहले आदित्य बताएगा फिर बताओ। हाँ बोलो आदित्य। सर हमने अभी पढ़ा वर्किंग ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, मतलब इस ट्रांसफार्मर में कोई लोड अटैच नहीं है। तो जैसे ही इस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें एक मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग साइड और सेकेंडरी वाइंडिंग साइड दोनों तरफ अलग अलग नंबर के टर्न्स है। जैसे इस साइड 5 है, इस साइड 8 है। तो हर एक टर्न में मतलब इक्वल इक्वल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यहाँ यहाँ पे ये हमारा जो ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यह एयर गैप के थ्रू नहीं जाएगा, ये इस मेटेलिक लीड के थ्रू जाएगा। और कोर के थ्रू जाएगा, क्यों? मैग्नेटिक कोर यस के सर, थ्रू जाएगा। मैग्नेटिक कोर के थ्रू जाएगा क्योंकि इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और बाकी ये हर एक टर्न टर्न में इक्वल इक्वल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सर। क्यों 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 कोर प्रोड्यूस होगा? सर क्योंकि सर इसमें अभी कोई लोड अटैच नहीं है ना, मतलब नहीं, तो ये ये। कारण नहीं, ये बोलो कि सर इंटायर कोर में एक जैसा फ्लक्स फ्लो हो रहा है इसलिए यस ऐसा सर, होगा। हर यस एक सर, टर्न से सेम फ्लक्स पास होगा इसलिए प्रोड्यूस होगा, है ना? यस सर, यस सर। ठीक है बच्चे, और कौन बताएगा? हाँ बताओ। सर हाँ बताओ बच्चे। सर हम लोग पढ़ रहे थे वर्किंग ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। अब लोड कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो करंट डिमांड नहीं करेगा सेकेंडरी कॉइल पर। कोर को फ्लक्स मतलब फ्लक्स के लिए ना कोर करंट डिमांड करेगा, इसलिए हम लोग जब प्राइमरी कॉइल में करंट है ना सप्लाई करेंगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो करंट फ्लो होगा। हाँ, करंट फ्लो होगा। एंड एज वी नो कि जब है ना करंट फ्लो होता है मतलब सर वोल्टेज फ्लो होगा ना, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ओके एक साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो है ना एक साइनसॉइडल करंट फ्लो होगा। और जब है ना करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा। एंड फ्लक्स है ना एक कांस्टेंट फ्लक्स फिर फ्लो होगा, जिसकी वजह से दोनों साइड सेकेंडरी कॉइल में और प्राइमरी कॉइल में ईच जो वाइंड है ना उसमें इक्वल ईएमएफ जनरेट होगा। गुड गुड, इक्वल ईएमएफ, ईच कॉइल में इक्वल ईएमएफ जनरेट होगा क्योंकि सेम फ्लक्स पास हो रहा है। गुड, ठीक है। तो बच्चे और कौन बताएगा मुझे? सर कहना है हाँ बोलो। हाँ बच्चे बताओ। सर, हम आइडियल ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ते थे एट नो लोड। तो सर जब लोड कनेक्ट नहीं होता है तो करंट पे मतलब लोड करंट की कोई डिमांड नहीं करता क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं होता है। बट जब हम ट्रांसफार्मर में एक साइनसॉइडल वोल्टेज पास करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो एयर गैप से अंदर आ सकता है या फिर वो कोर में जाता है। तो जब वो कोर में जाता है तो हर एक बाइंडिंग में सेम करंट फ्लो होता है।
हर एक वाइंडिंग में नहीं बेटा, हर एक टर्न पे ये सर हर एक टर्न पे सेम करंट फ्लो होता है और इसकी परमिएबिलिटी की सेम वजह से ऐसा होता है। और सर हर एक टर्न परमिएबिलिटी पे ऐसी फ्लक्स पास होता है। हाँ जी, बच्चे बोलो, बोलो बच्चे। तो परमिएबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है मेटेलिक कंडक्टर की जिससे हमें पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, गुड बच्चे, गुड, वेरी गुड। और कौन बताएगा बच्चे? सर मैं हाँ बताओ अंश, बताओ, स्टार्ट करो बच्चे। हाँ अंश तुम स्टार्ट करो। यस सर, हम पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर एट नो लोड। सर इस ट्रांसफार्मर में कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो वो कोई भी करंट की डिमांड नहीं करेगा। और सर जो ये अपन स्टील की जो एक कोर है वो करंट की डिमांड करेगा, तो सर हम एक फ्लक्स की डिमांड करेगा, तो हम एक करंट फ्लो करते हैं जिसे हम मेटेलिक करंट कहते हैं। मेटेलिक में बेटा मैग्नेटाइजिंग करंट। हाँ सर, मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं उसको। तो स्टील की कोर में मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा तो फिर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स फिर एयर गैप में ना जाकर मैग्नेटिक कोर से जाएगा, क्योंकि उसकी परमेएबिलिटी ज्यादा होती है और सभी पूरी टर्न में एक ही तरह का फ्लक्स वो क्या कहते हैं ईएमएफ इक्वल होगा। हाँ चलो कोई बात नहीं बच्चों, बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस ओके ठीक है, देखो कोई बात नहीं बच्चों, आपने बहुत अच्छा बताया। एक बार सुन लो कि कैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं कैसे एक्सप्लेन करता, अगर मुझसे कोई पूछ लेता, अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता और मुझसे मेरे सर पूछते कि बच्चे बताओ कि वर्किंग समझाओ आइडियल ट्रांसफार्मर की नो लोड पर, तो मैं बोलता कि सर आइडियल ट्रांसफार्मर जब नो लोड पर वर्क करता है उस कंडीशन में उस सेकेंडरी साइड में कोई लोड कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए लोड किसी भी प्रकार से करंट की डिमांड नहीं करेगा। लेकिन जो ट्रांसफार्मर की कोर है, जब इसे मैं इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करूंगा उस कंडीशन में ये ट्रांसफार्मर की कोर अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए करंट की डिमांड करेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जिस करंट की डिमांड कोर मैग्नेटिक कोर करती है उसे मैं मैग्नेटाइजिंग करंट बोलता हूँ। और जब मैग्नेटाइजिंग करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होगा तो मुझे पता है कि जब किसी कंडक्टर में या वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर या उस वाइंडिंग के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा चारों ओर, तो इसके पास दो ऑप्शन रहेगी, या तो ये एयर गैप में चला जाएगा या तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में चला जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वाइंडिंग का, ये कोर वाला पाथ प्रेफर करता है। क्यों कोर वाला पाथ प्रेफर करता है? क्योंकि इसकी परमेएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। परमेएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका मीनिंग ये हुआ, परमेएबिलिटी का मीनिंग होता है कि ये मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है जो ये बताती है कि मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स अलाउ करेगा या अपने अंदर से पास करेगा। जिस मटेरियल की परमेएबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स अलाउ करेगा, और जिस मटेरियल की परमेएबिलिटी कम होगी वो कम मैग्नेटिक फ्लक्स अलाउ करेगा। और जिस मटेरियल की परमेएबिलिटी ज्यादा होती है वो बहुत कम रिलक्टेंस ऑफर करता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। और जो कि सप्लाई का नेचर साइनोसोडल है, इसलिए करंट का नेचर भी साइनोसोडल है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है इसका नेचर भी साइनोसोडल है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगा तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का नेचर साइनोसोडल है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, इसलिए फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट मतलब इस फ्लक्स में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, इसलिए यहाँ ईएमएफ E2 इंड्यूस होगा। और डेरिवेशन के थ्रू हमने यहाँ देखा है कि E1 और E2 मैग्नेटिक फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे चलते हैं। क्लियर है बच्चों? बड़े आगे अब कितना टाइम हो गया? ठीक है बच्चों, आइए मॉडिबल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ये दो ईएमएफ की इक्वेशन आई थी, E1 इक्वल टू 4.44 FN। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ, और मैं कर रहा हूँ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है? E1 इक्वल टू 4.44 m F इंटू N1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इसके दोनों साइड को, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है? E2 इक्वल टू 4.44 m F इंटू N2। जब दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो दोनों के RHS को RHS से डिवाइड करता हूं और LHS को LHS से डिवाइड करता हूं। उस कंडीशन में ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी,
तो यहाँ आ जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये दोनों का जो रेशियो रहेगा ये इस प्रकार से रहेगा। एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं मैं आपको इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ये देखें, ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है, सपोज करते हैं चलो अभी तो नो लोड की कंडीशन में करंट तो फ्लो होगा नहीं, इसलिए रहने दो से। चलो अभी जब लोड कनेक्ट करेंगे तब करंट फ्लो करवाएंगे, अभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक रिलेशन बताना चाह रहा था E1 E2 N1 N2 और करंट I1 I2 में, लेकिन अभी तो लोड कनेक्ट नहीं है। जब लोड कनेक्ट नहीं है तो करंट तो फ्लो हो नहीं रहा सेकेंडरी साइड में, इसलिए रहने देते हैं अभी इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन। सर हाँ बच्चे बोलो। सर वो मैग्नेटाइजिंग करंट जो आपने बताया सर, तो वो कहाँ पे फ्लो होगा सर? वो तो कोर में फ्लो, मतलब वो तो वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है ना। यस सर। वो सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं। जहाँ Yes. प्राइमरी वाइंडिंग में तो फ्लो हो रहा है, यस सर। सेकेंडरी साइड में फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि सेकेंडरी साइड में जब तक ये लोड कनेक्ट नहीं करूंगा सर्किट को क्लोज नहीं होगा, और जब करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो होता है, ये पता है हमें। यस सर। तो अभी लोड कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, लेकिन उसको स्टॉप कर दिया अभी। ठीक है, बाद में करेंगे उसे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया आइडल ट्रांसफार्मर की नो लोड पर वर्किंग। अब मीटिंग डालिए, वर्किंग ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। वर्किंग ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर। बच्चों जैसे ही ये ट्रांसफार्मर की यूनिट कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं आपका ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ ये मैग्नेटिक सर्किट वाली यूनिट का, और 2 दिन तक कंटिन्यू टेस्ट चलेगा। ठीक, इसलिए सभी को मौका मिलेगा, ऐसा सोचना मत कि कोई छूट जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को छोड़ूंगा नहीं मैं उसमें। वर्किंग ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। और इसलिए मेरे वीडियोस को देख लेना कि मैं आपको जैसे समझाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वैसे ही मुझे बोलो। ठीक है, वर्ड चेंज हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंप्रेशनल रहना चाहिए उस डेफिनेशन में या एक्सप्लेनेशन में। कल का वीडियो अच्छा नहीं बना था तो मैंने उसको अलग से रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल की क्लास में आपको समझ में नहीं आया हो, कल आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, तो देख लेना उसे। कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। अभी भी ये आइडल ट्रांसफार्मर है, अभी भी इसके अंदर कोई लॉसेस नहीं हो रहे, लेकिन बस इतना है कि लोड कनेक्ट हो गया है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया तो प्रोसेस तो सारी वही है। सबसे पहले सप्लाई दी मैंने, जैसे ही मैंने इसे एसी सप्लाई प्रोवाइड की, तो जैसे ही मैंने एसी सप्लाई प्रोवाइड की, V1 वोल्टेज अप्लाई किया, वैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा, वैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा। सबसे पहले अभी थोड़ी देर के लिए मानो कि इसमें लोड नहीं लगा है, और जस्ट सेकेंड, कुछ समय के लिए अभी लोड कनेक्टेड नहीं है, उस कंडीशन में फिर से इसमें कौन सा करंट फ्लो होगा? इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा, इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा। और जैसे ही इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा तो ये यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो गया, तो यहाँ EMF E1 इंड्यूस हुआ और यहाँ EMF E2 इंड्यूस हुआ, क्योंकि जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस नेचर का है? साइनोसोडल नेचर का है। इसलिए यहाँ EMF E1 इंड्यूस हुआ और यहाँ EMF E2 इंड्यूस हुआ। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ लोड कनेक्ट कर दिया, तो मेरा पाथ क्लोज हो गया, मेरा सर्किट क्लोज हो गया सेकेंडरी साइड का। और जैसे ही मेरा सर्किट सेकेंडरी साइड का क्लोज हुआ, तो सपोज करते हैं कि इस लोड का इंपेडेंस Z है, तो यहाँ पर करंट फ्लो लग जाएगा इस कॉइल में। कितना करंट फ्लो हो जाएगा? I इक्वल टू कितना? E2 अपॉन Z। कितना करंट फ्लो हो जाएगा इसके अंदर? क्योंकि अभी आइडल ट्रांसफार्मर, इसलिए इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए जितना E2 है वो पूरा का पूरा इस लोड के ऊपर अपेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं तो कोई ड्रॉप नहीं है, इसलिए E2 वोल्टेज जिस वाइंडिंग पे है उतना ही वोल्टेज इस लोड पर भी अपेयर हो जाएगा। बीच में कोई लॉसेस नहीं हो रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अभी आइडल ट्रांसफर पढ़ रहा हूँ मैं, और आइडल ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार के लॉसेस नहीं होते। अगर ये आइडल नहीं होता तो इस वायर का भी, इस वाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस होता, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाता, फिर यहाँ मिलता। लेकिन अभी तो मैं आइडल पढ़ रहा हूँ ना, तो आइडल ट्रांसफार्मर में तो कोई लॉसेस होने वाले नहीं है। इसलिए जितना वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग पे आया है पूरा का पूरा कहाँ अपेयर हो जाएगा? इस लोड पर अपेयर हो जाएगा, पूरा का पूरा इस लोड पर अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ करंट फ्लो होने लग गया।
इस करंट को मैं I2 नाम दे रहा हूँ, सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है इसलिए I2 नाम दे दिया मैंने। अब ये करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। जब करंट मेरा ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है तो अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो प्रोड्यूस होगा। जब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और जब करंट मेरा ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो ऊपर ही आएगा। जब करंट मेरा ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ऊपर जाएगा। और फिर वही बात आ गई कि करंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एयर गैप में चला जाएगा या तो कोर में चला जाएगा। तो डेफिनेटली करंट मेरा कहाँ जाएगा, कोर में जाएगा, क्योंकि कोर का जो पाथ होता है वो थोड़ा सा कम रिलक्टेंस वाला होता है, क्योंकि परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये जो φ2 फ्लक्स है वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, वो इस कोर में अंदर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप यहां से देखो, ये जो मेन फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स निकल रहा था ये मेन फ्लक्स था, मेन फ्लक्स। ठीक है, ये मेन फ्लक्स था जो इधर जा रहा था। और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ओवरऑल फ्लक्स को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। ओवरऑल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ये मेन फ्लक्स को कम कर देगा। अब मेन फ्लक्स में कमी आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ट्रांसफार्मर जो है वो कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है। ट्रांसफार्मर कैसी मशीन है, कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है। जैसे इसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा तो फिर ये जाएगी कोर बोलेगी कि सब वोल्टेज सोर्स, मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया है, मुझे और करंट दो, क्योंकि करंट ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाएगा। तो जैसे ही इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा ये सोर्स से और डिमांड करेगा कि सर इस I2 करंट के कारण मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया है, मुझे और करंट दीजिए। तो ये और I2 डेज करंट यहां से बढ़ा देगा। ये यहां से I2 के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आई है तो ये I2 डेज करंट और इंजेक्ट कर देगा यहाँ से, ये सोर्स से और करंट इंटर हो जाएगा। तो टोटल कितना करंट फ्लो होने लग जाएगा यहाँ पर, इसे I1 नाम दे रहा हूँ, IM प्लस I2। एक तो मैग्नेटिक पहले जो फ्लो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन अब एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है I2 डेज की कि मुझे और करंट दीजिए, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया है। तो ऐसा होगा यहाँ पर। तो ये आइडल ट्रांसफार्मर की फुल लोड पर इस प्रकार से काम करेगा। तो बस ऐसा एक्सप्लेन कर दूं। अब एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे कि आइडल ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, जब आइडल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट करते हैं तो उस लोड में करंट फ्लो होने लगता है। और ये जो करंट फ्लो होता है ये ऊपर के साइड फ्लो होता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी ऊपर की साइड फ्लो होगा। जो कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये एयर गैप में चला जाएगा या कोर में चला जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में जाना प्रेफर करता है क्योंकि इसका रिलक्टेंस कम ऑफर करता है और इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। तो मेन फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण ये मेन फ्लक्स को कम कर देता है। मेन फ्लक्स कम हो गया तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है, इसलिए ये जो ट्रांसफार्मर की कोर और एक्स्ट्रा करंट की डिमांड करती है जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से उतना ही हो जाए जितना पहले था। तो ये यहाँ पर होता है। तो इस इफेक्ट को नेगेटिव फीडबैक भी बोला जाता है, इसे नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इसको फेजर के थ्रू कैसे देखेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। फेजर डायग्राम में कैसे इसको शो करेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया, और जो EMF E1 और E2 है ये अगेन 90 डिग्री लैग करेंगे क्योंकि आइडल है। E1 और E2 ये 90 डिग्री लैग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के सेम फेस में रहेगा। अब ये जो Z है ये क्या है, लोड है। जनरली हम RL लोड प्रेफर करते हैं, जनरली हम RL लोड प्रेफर करते हैं। तो RL लोड के केस में क्या होता है, करंट मेरा लैग करता है। RL क्योंकि इंडक्टर के केस में क्या होता है 90 डिग्री लैग करता है, लेकिन रजिस्टर के एड हो जाने से थोड़ा कम लैग करता है। अब ये कल के लेक्चर में बताऊंगा कि थोड़ा कम लैग कैसे करता है। तो जो करंट I2 फ्लो होता है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग नहीं करता है, क्योंकि अगर केवल इंडक्टर रहता तो एकदम 90 डिग्री लैग करता। केवल मैंने आपको बताया है कि इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री लैग करता है, लेकिन जब इंडक्टर के साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी आ जाता है तो थोड़ा कम लैग करता है।
तो हम मानते हैं कि थीटा डिग्री जो करंट I2 है वो लैग कर रहा है, और इस I2 की प्रेजेंस के कारण अपोजिट दूसरे साइड में I2 डैश करंट की प्रेजेंस चालू होगी, दूसरे साइड में I2 डैश करंट की एंट्री होगी दूसरे साइड, इस I2 के प्रेजेंस के कारण। ठीक है, तो ये ग्राफ है हमारा। तो बच्चों कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ, बाकी फिर कल बात करेंगे इसकी, कल नहीं मंडे। सर जो अभी एक समझाए थे ना कि उसमें I2 डैश का करंट का मतलब I2 डैश जो रिक्वायर होगा वो क्यों हो रहा है? बच्चे मैंने क्या बताया था कि जैसे ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 करंट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना बच्चे, बोलते यस। जाओ। और ये Φ2 करंट कहाँ जा, ये Φ2 फ्लक्स कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो ओरिजिनल फ्लक्स है वो किधर जा रहा था, इस कोर का इधर जा रहा था, ठीक है। और ये जो Yes. Φ2 फ्लक्स है वो कैसे जा रहा है, इस मेन फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। ये फ्लक्स इस कोर से होता हुआ कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मेन फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरा जो टोटल फ्लक्स है वो कम हो गया ना कोर का, एक फ्लक्स जो ओरिजिनल फ्लक्स इस साइड जा रहा है, और ये जो Φ2 फ्लक्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरा जो ओवरऑल फ्लक्स है वो कम हो गया ना, Φ माइनस Φ2 हो गया, है ना। यस सर। हाँ। तो फ्लक्स कम हो गया। तो अब मेरी जो ट्रांसफार्मर की कोर का ऐसा नेचर होता है कि ये हमेशा कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन करती है अपने अंदर। तो अब फ्लक्स कम हो गया, तो अब जितनी फ्लक्स की कमी हो गई उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर की कोर इस सोर्स से एडिशनल करंट मांगती है कि भैया मुझे और करंट दो, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया है। तो ये एक्स्ट्रा करंट I2 डैश, I2 के इसलिए I2 डैश इसलिए नाम दिया क्योंकि I2 के कारण मुझे एक्स्ट्रा नीड पड़ी है करंट की, इसलिए इसे I2 डैश नाम दिया मैंने। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। ओके चलो बच्चे अब अटेंडेंस करते हैं, जो भी डाउट है आप कल। और बच्चों असाइनमेंट जमा कर देना, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल के मार्क्स में दूंगा ना, तो लास्ट में मैं यही देखूंगा कि किस बच्चे ने किस डेट को असाइनमेंट सबमिट किया है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिकल में और सेशनल मार्क्स दूंगा। तो याद रखना इस बात का, ठीक है। मैं कब चेक कर रहा हूँ कब नहीं चेक कर रहा हूँ उससे आपको नहीं है, जब मैं मार्क्स दूंगा आपको असाइनमेंट के, मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स और सेशनल मार्क्स दोनों में उसी बेसिस पे देने वाला हूँ कि आपने कब असाइनमेंट सबमिट किया। सर हम्म सर YouTube पे आपके यूनिट 2 में लेक्चर 31 के बाद डायरेक्ट 34 पहुंच गया यूनिट 3 सर, तो वो बीच में मैंने जानबूझ के छोड़ा है वो, उसमें मैं रेजोनेंस पढ़ाने वाला हूँ किसी दिन समय मिलेगा तो, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के छोड़ दिया। रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, क्यू फैक्टर पढ़ाऊंगा,